हेलो दोस्तों, मैं लॉलेस श्रीवास फिर से एक बार लॉलेस मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में हम आयतन के पार्ट 4 के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में देख चुके हैं और पार्ट 3 भी पढ़ चुके हैं। तो आज का क्लास बहुत ही शानदार होने वाला है। क्लियर है? आज का पहला सवाल है दोस्तों, ध्यान से देखना, गजब का सवाल है। ये रहा आपके पास कि भाई ए सेंटीमीटर भुजा वाले घन के संदर्भ में, ठीक है, एक घन है जिसकी भुजा ए सेंटीमीटर बताया जा रहा है और इसके संदर्भ में आपके पास 4 कथन दिया गया है। तो इन चारों कथनों में से कौन सा कथन आपके लिए एकदम सत्य है, उन कथनों को आपको चुनना है। क्लियर है दोस्तों? पहला दिया गया है कि घन का विकर्ण, घन का आयतन क्या विकर्ण के घन अपान 3√3 के बराबर होता है। अब आप कहोगे कि इसको तो हमको चेक करना पड़ेगा, भाई हम तो ऐसे नहीं देखे। तो आप एक चीज जानते हो कि घन का जो आयतन होता है, आयतन कितना होता है दोस्तों? तो मैंने कहा यदि भुजा ए है तब ए के क्यूब के बराबर होता है। क्लियर है? यदि मैं बात करूं विकर्ण की तो मैं कहूंगा फिर तो विकर्ण का जो मान होगा, विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो मैं कहूंगा ए अंडर रूट क्या होता है, हमारे पास 3 होता है। अब यहाँ पर जो डेटा दिया गया है, ध्यान से देखना, ये विकर्ण के घन किया गया है, यहाँ पर किया गया है। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पर घन कर दिया जाए, जैसे यहाँ पर किया गया है। मैं भी यहाँ पर घन करके देखता हूं, तो दोनों साइड घन करना पड़ेगा मुझे। क्लियर है? अब जब आप दोनों साइड घन करोगे तो आप देख पाओगे कि ए का घन मतलब ए का क्यूब हो जाएगा, और अंडर रूट 3 का यदि हम मान लो घन करते हैं तो एक 3 बाहर निकलेगा और एक 3 अंदर ही रह जाएगा। तो ये, अब मुझे तो ये प्राप्त करना है, तो ये प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया, 3√3 का और यहाँ पर भाग दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 3√3 का भाग दिया गया है। यदि मैं यहाँ पर भी भाग दे देता हूँ 3√3 का, तो आप देख पाओगे 3√3 से 3√3 कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया हमको, ए का क्यूब। और यही ए का क्यूब तो हमारा घन का फार्मूला था आयतन का। क्लियर है दोस्तों? इसका मतलब ये जो कथन है इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है कि ये गलत हो सकता है। मैं कहूंगा भाई जो कथन के है ए मेरे लिए क्या है, एकदम करेक्ट है, इसमें कोई गलत नहीं है। क्लियर है? मानते हो इस चीज को भाई? यदि हम दूसरे कथन की बात करें कि घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ध्यान से देखना, घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का क्यूब दिया गया है। भाई 4a का क्यूब नहीं होता, ये वक्र पृष्ठ की बात करें तो ये 4a का स्क्वायर होता है, क्यूब नहीं होता। इस कारण से क्या होगा, जो कथन एल है ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर एकदम गलत हो जाएगा। मानते हो भाई? ठीक है। यदि मैं बात करूं घन के विकर्ण, तो घन के विकर्ण का फार्मूला अभी मैं लिखा था, a√3 होता है, न कि a√2। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यदि मैं लास्ट की बात करूं, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यदि हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर होता है। ये एकदम कथन सत्य है, तो मैं कहूंगा मेरा n वाला कथन भी क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट होगा। तो इस डेटा के आधार पर हम एक चीज को देखें कि भाई हमारा k भी सही हुआ और n सही हुआ, और दो हमारा जो l और m था ये गलत था। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? तो मैंने कहा k और n सही होना चाहिए। ऑप्शन है कहीं पर k और n, है ना भाई? यहाँ पर एक डाल देना, k और n, मतलब फर्स्ट और ये लास्ट जो है ये हमारा सही है, तो k और n इसको हम k कर देते हैं। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों, ये मेरा यहाँ पर क्या होगा, एकदम राइट आंसर होने वाला है। क्लियर है? आया समझ में? इसी प्रकार के आपको सवाल दिया जाएगा और हर एक सवाल आपसे बनने चाहिए, और इन सवालों को यदि सही से बनाना है तो आपको पहला क्लास इसका जरूर देखना चाहिए। वहां पर आपको हर एक चीज के बारे में वहां पर मिल जाएगा, जो आपके फार्मूला है, डेफिनेशन है, वो वहां पर समझाया गया है। क्लियर है दोस्तों? हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, फिर ये गजब का सवाल है। ये मान लो कि एग्जाम के लिए बहुत ही आईएमपी है, ठीक है, मोस्ट आईएमपी सवालों में से एक सवाल है ये। क्या बोला जा रहा है, यदि दो समान त्रिज्या वाले बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात दिया हो, मान लो आपको ऊंचाई दे दिया गया है, तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ऊंचाइयों के समानुपातिक होता है। क्या ऐसा पॉसिबल है? अब मैं कहूंगा कि भाई बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहोगे फिर तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, ध्यान समझना मेरी बात को, वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल की बात करूं तो ये होता है भाई 2πr(h) होता है, यही होता है। ठीक है भाई। अब मैंने कहा यहाँ पर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ऊंचाई के समानुपाती होता है। यदि मैं एक कंडीशन करूंगा, समानुपातिक देने का मतलब क्या था उसका,
क्या यहाँ पर पाई की वैल्यू नहीं था? क्या यहाँ पर त्रिज्या को उसने खा गया, है ना? क्या त्रिज्या की वैल्यू ही नहीं है यहाँ पर कहीं पर? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ पर ऊंचाई के बारे में बोल रहा हूँ, उनके त्रिज्या और उनके पाई के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं कि पाई के होने ना होने से क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा कहीं पर जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ पर केवल एक ही बात के बारे में बोला गया है कि भाई ऊंचाई दिया हो तब के कंडीशन में, है ना, त्रिज्या तो वही रहेगा, त्रिज्या तो जो है सो है, हमें त्रिज्या के साथ इंटरफेयर नहीं करना है, इतने के साथ कोई इंटरफेयर करना ही नहीं है। बात यहाँ पर केवल ऊंचाई की हो रही है और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की हो रही है। यहाँ पर आप त्रिज्या को नहीं घुसा सकते और ना ही पाई को घुसा सकते हो, है ना, इनको तो हम छोड़ ही देंगे। तो मैं एक चीज कहूंगा कि भाई ना तो इसके ऊपर वर्ग है हाइट के ऊपर, ना ही क्यूब है, ना ये व्युत्क्रमानुपाती है, तो क्या है, ये समानुपाती है। तो मैं लिख सकता हूं फिर तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये बिल्कुल समानुपातिक होगा किसके, हाइट के, और हाइट के बढ़ने और घटने से वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ेगा और घटेगा। तो इसका मतलब ये जो कथन था दोस्तों, ये एकदम हमारा क्या है, करेक्ट कथन है। फिर लिखा गया कि पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा ऊंचाई के बराबर होता है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, समानुपातिक है, लेकिन ऊंचाई के बराबर होगा क्या, होता है भाई, ऊंचाई के एकदम बराबर होगा, क्योंकि समानुपातिक है मतलब बराबर होगा, मतलब इसका कारण भी क्या है, एकदम करेक्ट है ना भाई। ऊंचाई बढ़ेगा तो उसी अकॉर्डिंग क्या बढ़ेगा, आपके पास वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, मतलब दोनों के दोनों आपस में क्या है, इक्वली, है ना, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं कहूंगा कारण भी सही है और उसका कथन भी एकदम करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। क्लियर है भाई, मजा आ रहा है ना? ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है भाई। देखो यार, अगला सवाल ये गजब के सवालों में से एक है। ये मान लो कि एग्जाम में छपा हुआ सवाल है, मान लो, ठीक है, छपने लायक सवाल है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं कि एग्जाम के ओरिएंटेड नहीं है। ध्यान से देखना क्या बोलना चाह रहे हैं। एक बेलन और गोलार्ध एक ही आधार पर स्थित है, ठीक है, याद रखना, एक बेलन और गोलार्ध एक ही आधार पर क्या है, स्थित है, यही बोला गया है, तथा उसकी ऊंचाई बराबर है। यदि बेलन तथा गोलार्ध के आयतन क्रमशः V1 और V2 हो तो ये तीन आपके पास चार कंडीशन दिया गया है। इन्हीं चारों कंडीशनों में से हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। आ रहा है भी समझ में? अब मेरी एक एक बात को ध्यान समझना। यदि ऐसे सवाल आए दोस्तों तो घबराने की जरूरत नहीं है। सवाल बोला क्या जा रहा है वो ध्यान समझना। मुझे ये बोला गया कि एक बेलन और एक गोलार्ध, मैं एक गोलार्ध बनाना चाहूंगा, ध्यान समझना। ये मेरे लिए गोलार्ध मतलब क्या होगा, अर्धगोला को हम क्या कहेंगे, गोलार्ध कहेंगे, ठीक है भाई। तो आप कहोगे कि यदि ये अर्धगोला गोलार्ध है मेरे लिए, तो ये उसकी त्रिज्या होगी r, और ये भी तो उसकी त्रिज्या होगी क्या, r होगी भाई। क्लियर है? अब क्या बोला गया है कि यहाँ पर कि एक ही, है ना, एक बेलन और गोलार्ध एक ही आधार पर बनाया गया है, मतलब इन दोनों के आधार सेम है, तो मैं इसी के ऊपर क्या कर दूंगा, एक इस प्रकार से बेलन का निर्माण कर दूंगा, इस प्रकार से। ये हो गया भाई बेलन, इसका निचले वाला सतह ये बन गया, है ना, ऊपर वाला ये। अब आप एक चीज बताओगे, वहां पर बोला गया है कि यदि उसकी त्रिज्या और ऊंचाई आपस में क्या हो, उसकी ऊंचाई बराबर है ना, आधार पर स्थित है तथा उसकी ऊंचाई क्या है, बराबर है, तो भाई बराबर होंगे ये, है ना। तो ये त्रिज्या r है, तो यहां से लेकर यहां तक कुछ डाटा होगा, ये त्रिज्या के बराबर होगा, मतलब h का मान भी मैं किसके बराबर मान लिया, त्रिज्या के बराबर मान लिया। क्लियर है यहां तक? ठीक। अब आप एक चीज कहोगे कि मैंने देखा कि सबसे पहले दिया गया है बेलन, तो मैं बेलन लिखना चाहूंगा, बेलन, ठीक है, और बेलन के आयतन दिया है V1, है ना, बेलन के आयतन है V1, और आपके पास जो गोला के जो आयतन है, यहां पर लिख सकते हैं क्या ऐसे, चलो लिख देते हैं, यहां पर लिख देता हूं मैं। और ये हमारे पास गोलार्ध दिया गया है, और गोलार्ध का जो आयतन है ये V2 दिया गया है, यही बात है, ठीक है। मैंने कहा बराबर, यदि बेलन के आयतन की बात करें तो आयतन में हम एक चीज कहेंगे, क्योंकि जिक्र यहाँ पर आयतन का हुआ है, तो पाई r का स्क्वायर, और h का मान यदि r के बराबर है तो मैं यहाँ पर h की जगह r ही लिख रहा हूं दोस्तों, ध्यान समझना मेरी बात, ठीक है। फिर हमको मिल गया आपके पास गोलार्ध का, तो गोलार्ध का होता है 2/3, और पाई r का क्या होता है, क्यूब होता है।
इतना ही फार्मूला है। अब ध्यान समझना मेरी बात, मैं ये बोलना चाहता हूं यदि इतना ही है तो मैं एक चीज तो कहूंगा कि भाई पाई से पाई कट जाएगा, ये आर 2 बार है और 1 बार मतलब 3 बार आर से 3 बार आर कट गया। अब क्या होगा कि हम एक चीज यहाँ पर नोट करेंगे, है ना, ध्यान समझना। V1 बटे V2 बराबर ये 3 जो है ऊपर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब मैं चाहता हूं कि V2 का गुणा उधर और 2 का गुणा इधर कर दिया जाए, तो आप एक चीज कहोगे कि केवल V2 का गुणा कर दिया जाए, या मैं चाहता हूं कि यहाँ पर क्या कह दिया गया है, V2 का, है ना, V2 को छोड़ दिया गया है, चलो कोई बात नहीं, है ना, हम गुणा कर देते हैं। यहाँ पर हम एक चीज देखेंगे कि V1 का गुणा ऐसे होगा इसके साथ, है ना, तो ये हो जाएगा 2V1 बराबर इसका गुणा ऐसे होगा तो कितना हो जाएगा, तो क्या कहेंगे 3V2 के बराबर होगा। तो ऐसा कहीं पर दिया गया है क्या, कोई ऑप्शन है ऐसा जहां पर इस प्रकार का जिक्र हो? तो मैंने कहा 2V1 और 3V2 ये हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। के वाला जो हमारा जो कथन होगा ये तो एकदम करेक्ट है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। फिर हम चेक करेंगे क्या V2 पॉसिबल है, तो V2 पॉसिबल है क्या, तो मैंने कहा V2 पॉसिबल करने के लिए V2 को यहीं रहने देते हैं। हम क्या करते हैं, 3 गुणा में पक्षांतर करने पर भाग में आ जाएगा, तो 2/3V1 के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, V1 के बराबर हो जाएगा, V1 के बराबर। यहां पर भी ऐसा कुछ है क्या, तो V2 बराबर 2/3V1, तो ये L वाला जो कथन है दोस्तों ये भी मेरा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। फिर हम बात करते हैं ये वाला M वाला, तो 3V1 है, तो भाई 3V1 तो हो नहीं सकता, तो ये गलत हो जाएगा। V1 बराबर डबल है, तो यहाँ पर डबल दिखाई दे रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, दिखाई नहीं दे रहा है ना भाई। क्लियर है। तो हम कहेंगे कि K और L वाला जो हमारा कथन है ये करेक्ट है, तो कौन सा कहीं सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों, K और L, ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आया भी समझ में? क्लियर है। बहुत गजब का सवाल था ये, सवाल एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है दोस्तों। इन सवालों को, ऐसे सवालों को यदि आप एग्जाम में करके जाओगे, पहले से प्रैक्टिस करके जाओगे, तो आप खुद देखना है इसका आपको बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल। और अगला सवाल जानने से पहले हमारे चैनल द्वारा ऑनलाइन क्लासेस और टेस्ट सीरीज दोनों प्रोवाइड किया जा रहा है, और ये एप्लीकेशन में कई बार बता चुका हूं कि भी सीजी मैथोलॉजी एप्लीकेशन में आपको ये सब उपलब्ध रहेगा। क्लियर है। वहां से आप जाकर इन चीजों को देख सकते हो, परचेस कर सकते हो, और साथ में यदि आपको स्पेशल गणित, रीजनिंग और कंप्यूटर का क्लासेस परचेस करना है तो उसका प्राइस 349 रुपए है, और सीजी मैथोलॉजी एप्लीकेशन में आपको ये मिल जाएगा। क्लियर है। और जिनको भी बहुत सारे बच्चों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं ना भाई, व्हाट्सएप के जरिए आपको मिल जाएगा, इन नंबरों के माध्यम से आप, है ना, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये गजब का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल मैं कहूंगा इस सवाल को। घनाभ या घन, चाहे घनाभ हो या घन हो, बोला गया है कि प्रत्येक भुजा को के गुना कर दिया जाए। मान लो मैं घन और घनाभ दोनों में किसी भी में, है ना, प्रत्येक भुजा को मैं के गुना बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि गुना कर दिया जाए तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या के स्क्वायर गुना और आयतन क्या के 3 गुना हो जाता है। ऐसा होता है क्या, है ना भाई। तो मैंने कहा मैं केवल एक चीज का नोट करूंगा, मैं अभी घन के बारे में बात करता हूं कि घन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, घन के वक्र पृष्ठ की बात करूं, यदि मैं घन के वक्र पृष्ठ की यदि मैं बात करूं तो आप देख पाओगे कि ये होता है 4a का स्क्वायर। मतलब मैं कह सकता हूं भाई यहाँ पर कि k तो कांस्टेंट है, चाहे आप वक्र पृष्ठ के लिए भुजा के मान को कुछ भी रखो, आपको 4 तो रखना ही है, क्योंकि ये फार्मूला का हिस्सा है ना भाई। फार्मूला का हिस्सा है तो इसको हम अपने से अलग तो कर नहीं सकते। तो मैंने कहा मेन चेंजेस तो यहाँ पर आएगा। अब मैं चाहता हूं यहाँ पर कुछ वृद्धि कर दिया जाए, है ना भाई, मैं कुछ बढ़ाना चाहता हूं कि मैं चलो इसमें के बढ़ा दिया, के की वृद्धि कर दिया, इस रूप में कर दूंगा, तो आप देख पाओगे कि भाई के का स्क्वायर और ये हो जाएगा ए का स्क्वायर के बराबर। तो वृद्धि कितने का हुआ, के स्क्वायर के बराबर हुआ। अब आप कहोगे कि यहाँ पर आप मल्टीपल में किए हो, वृद्धि तो प्लस करके करना था भाई, मैं वो भी कर सकता हूं, लेकिन ऐसे डेटा के साथ आप प्लस करोगे तो आप रिजल्ट तक नहीं पहुंचोगे, ये भी बात मेरा याद रखना,
है ना भाई। हाँ, मैं 100 मानकर कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। 100 मानकर यदि मैं डेटा को डील करूंगा तो ये निकालना मेरे लिए बहुत आसान है। लेकिन ऐसे डील करने के लिए यहाँ पर या तो प्लस या माइनस नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट उस डेटा को पुट कर दूंगा मैं। आ रहा है समझ में मेरी बात। इसका मतलब ये जो कथन है दोस्तों पृष्ठ क्षेत्रफल का, ये एकदम करेक्ट है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। अब यदि मैं घन के आयतन की बात करूं, घन का आयतन यदि मैं निकालना चाहूं तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे फिर तो ये a का क्यूब होता है भाई, a का क्यूब। तो मैंने कहा जब a का क्यूब है और इसमें k बढ़ाना ही था तो मैं k को ऐसे ही बढ़ा सकता हूँ, k और a का अब मैं क्यूब कर सकता हूँ, होल स्क्वायर होल क्यूब। तो आप कहोगे कि k का क्यूब और ये हो जाएगा a का क्यूब। तो बढ़ा ना भाई, कितना बढ़ा, k क्यूब के रूप में बढ़ा। तो मैं मान सकता हूँ इस चीज को। तो मैं कहूंगा कि ये कथन भी मेरा एकदम क्या है, करेक्ट है। क्लियर है, बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचना है यहाँ पर। प्लस क्यों नहीं किया जा रहा है जब बढ़ाया जा रहा है, तो माइनस क्यों नहीं किया जा रहा है जब घटाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं सोचना है। मैं डेटा को आपको फार्मूला के अकॉर्डिंग करवाया कि भाई इतना बढ़ेगा इतना घटेगा। ठीक है भाई। अब मैं कह सकता हूं कि भाई 4a मान लो a स्क्वायर से ये जो है k स्क्वायर और a स्क्वायर कितना ज्यादा है, k स्क्वायर भी ज्यादा होगा ना भाई। आप खुद नोट करके देख सकते हो इस चीज को। मैं डिफरेंट करूंगा तो वहां पर मुझे मिल जाएगा, इसलिए ज्यादा नहीं सोचना है। तो मैं कह सकता हूं कि ये कथन जो होगा दोस्तों एकदम करेक्ट है। यदि मैं बात करूं कारण की कि तो घनाभ या घन का आयतन समान होता है, तो ऐसा कहीं पर लिखा नहीं है कि भाई घन और घनाभ का आयतन करेक्ट है, और कारण तो बिल्कुल गलत ही है, और उसका स्पष्टीकरण तो करेगा ही नहीं। तो मैं कहूंगा केवल और केवल मेरा कथन ही सही है, कारण तो एकदम क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों, ये मेरा क्या होगा यहाँ पर, एकदम राइट आंसर। क्लियर है भाई, आ रहा समझ में। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। एक धातु का ठोस गोला जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलाई में ढाला जाता है। तो इस प्रकार ये आपके पास 4 डेटा दिया गया है, और इन 4 डेटाओं में कौन कौन से डेटा आपके सही हैं और कौन से गलत है, इनका पहचान करना है। वैसे तो आपको सही वाला ही डेटा क्या करना है, पुट करना है। क्लियर है। मैंने कहा एक गोला है, एक गोला जिसकी त्रिज्या दे रखा है 8 सेंटीमीटर की, और मैं चाहता हूं कि मैं 2 सेंटीमीटर वाले कई सारे गोले बना लूं, है ना। इनकी संख्या हो सकते हैं बहुत सारे, हो सकते हैं बहुत ज्यादा, मेजोरिटी में बनेगा जब पिघलाकर बनाएंगे तो अब हम क्या करेंगे भाई, पहले बोला गया कुल छोटे गोलों की संख्या क्या 64 होगी। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं एक चीज कहूंगा कि आयतन में क्या होगा, गोला की यदि मैं आयतन को डील करना चाहूं, गोला के आयतन, गोला का आयतन की यदि मैं बात करूं तो आयतन में मैं एक चीज कहूंगा कि आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। तो मैं कई बार बताया हूं कि यहां पर जो डेटा है आपके पास 4/3 और ये पाई, ये कांस्टेंट डेटा है, ये तो आपको पुट करना ही है, ये तो फार्मूला का हिस्सा है। लेकिन इसके कारण बदलता नहीं है कोई डेटा, डेटा बदलता है त्रिज्या के कारण। किसके कारण बदलेगा, त्रिज्या। त्रिज्या का मान कम तो आयतन कम आएगा, और त्रिज्या का मान बड़ा होगा तो आयतन का मान भी आपके पास ज्यादा आएगा। मानते हो चीज को। तो मैंने कहा तो फिर तो त्रिज्या के घन पर ही डिपेंड करेगा। तो मैंने कहा बड़े, हमको तो संख्या निकालना है, तो गोले की जो संख्या का फार्मूला होता है मैं लिखाया था पिछले क्लास में, बड़े का आयतन, ठीक है, और यहां पर लिख दूंगा मैं छोटे का आयतन, ठीक है, आयतन। और आयतन में केवल मैं क्यूब पुट करना चाहूंगा, तो आप कहोगे 8/2, और दोनों के ऊपर मैं क्यूब चढ़ा देना चाहता हूं। तो आप देख पाओगे दोस्तों यहाँ पर कि भाई 2 एकम 2 और 2 चौके 8, और 4 का क्यूब कितना होता है, 64। तो मैं कहूंगा कि ये जो कथन है मेरे पास के वाला, ये एकदम करेक्ट है। छोटे गोलों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो मैं कहूंगा 64 तो होना ही चाहिए। ठीक है भाई। फिर बड़े गोला और छोटे गोला के आयतन का अनुपात क्या, 16:1 होगा। अब आयतन का अनुपात जो होगा वो केवल हम कहेंगे त्रिज्या पर ही डिपेंड करेगा। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया, चलो एक मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। अरे यार ये भी है, चलो हटाओ, इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, तिरछा हो गया थोड़ा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप देख पाओगे यहां पर मैंने कहा बड़े गोला, बड़े गोला अनुपात छोटे गोला, छोटे गोला। अब आप खुद देख पाओगे कि क्या त्रिज्या पर डिपेंड करता है कि नहीं। तो बड़े गोले के आयतन का फार्मूला 4/3
पाई आर का क्यूब, और छोटे गोले के आयतन का फार्मूला भी 4/r का क्यूब। भाई गोला तो गोला है ना, छोटा हो बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो क्या बचा, केवल r का क्यूब ही तो बचा दोनों जगह पर। मतलब मैं पहले ही आपको इस चीज के बारे में बता दिया था कि भाई 4/3 पाई पर डिपेंड नहीं करता कोई डेटा, यदि एक ही प्रकार के डेटाओं की जिक्र हो तब की बात है। तो बड़े का आपके पास त्रिज्या 8 है और 8 का क्यूब अनुपात छोटे का मैंने कहा 2 और 2 का क्यूब। तो आप कहोगे कि भाई यदि 8 का क्यूब है तो मैं ऐसे ही नहीं करना चाहूंगा, मैं चाहता हूं कि इसको 8 को 3 बार लिख दिया जाए, 8 गुणा 8 गुणा 8। उसी प्रकार अनुपात 2 गुणा 2 गुणा कितना लिख देंगे 2। आप कहोगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इस 8 से एक 8 कैंसिल, तो 8 8 64। अनुपात कितना होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था, वो तो वहीं पर पता चल गया था। तो हम कहेंगे कि बड़े, और ये हमारा एकदम क्या है, करेक्ट है दोस्तों, है ना, के वाला कथन तो सही है। यदि मैं बात करूं यहाँ पर बड़े और गोला और छोटे गोले के अनुपात 16:1 नहीं है, बल्कि ये 64:1 आना था, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। छोटे गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या 16 पाई वर्ग सेंटीमीटर होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला गया है। तो आप बताओ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वो भी गोला के लिए, तो 4 पाई आर का स्क्वायर होता है ना, वो भी किसके लिए बोला गया है, छोटे गोला के लिए बोला गया है। तो 4 पाई को पाई रख देते हैं और आर का मान 2 है, तो 2 का वर्ग। अब 2 का वर्ग 4 और 4 चौक 16 पाई, तो मैं कहूंगा कि एकदम करेक्ट है ना, एम कथन भी हमारा सही है। बड़े गोले और छोटे गोले के आयतन समान है, ये तो कहीं से भी एकदम, है ना, बड़े गोले और छोटे गोलों के आयतन समान है बोला गया, ध्यान समझना यहाँ पर, है ना भाई। बड़े गोले और छोटे गोलों, मतलब मैं कहूंगा कि इस बड़े गोला से मान लो कई छोटे छोटे गोलियां बनाना चाहूं, इतने सा, तो आप कहोगे कि भाई उसी को तो पिघलाकर आप बना रहे हो ना, कोई अलग से तो नहीं बना रहे हो आप। मैं इतने से मिट्टी से छोटा छोटा खिलौना बनाऊं और मैं कहूंगी कि दोनों के वजन में चेंजेस आ जाए, भार की खैर बात करूं तो भी वजन एक जैसे होंगे, ये तो आयतन है। तो मैं कह सकता हूं कि एन भी मेरा क्या होगा दोस्तों, एकदम करेक्ट होगा। तो क्या है, के सही है, एम सही है और एन, के एम और एन, ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों, ये हमारे यहाँ पर क्या होगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर, ये दिया गया है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 लोहे के घन को पिघलाकर एक घन बनाने पर, अब मैंने कहा कि मेरे पास 3 छोटे घन हैं, एक घन दिया गया है इस प्रकार से, ध्यान समझना मेरी बात, ये एक घन जिसकी भुजा 8 है, दूसरा घन इससे थोड़ा सा बड़ा होगा यार, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, ये आपके पास 10 का है, और तीसरा घन जो है ये उससे थोड़ा सा बड़ा है, मतलब इस प्रकार से तो होगा ही, ये 12 का है, सही तो है क्या, अच्छा ये 6 का है, ये 6 का है, ये 8 का है और ये 10 का है। अब इन तीनों को पिघलाकर मान लो मैं एक चौथा नंबर का घन बनाना चाहता हूं जो इनसे भी बड़ा होगा, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से, क्लियर है। तो इसकी त्रिज्या, इसकी भुजा कितनी होनी चाहिए पूछा गया, इनकी भुजा दिया गया है आपके पास, ठीक है दोस्तों, ये दिया गया है, ठीक है, यही बात है। तो हमेशा एक चीज याद रखना, आपको जोड़ के निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको जोड़ के निकालना नहीं है। यदि मैं आपको ये कह दूं कि इन तीनों घनों को पिघलाकर एक चौथा घन बना दिया गया है, तो इस प्रकार के केस में हमेशा एक चीज याद रखना दोस्तों मेरी, है ना, एक चाहो तो आप ट्रिक है कहो जो भी कहो, बताओ 6 और 2 8 में अंतर कितने का है, मैंने कहा 2 का अंतर, ध्यान समझना। उसी प्रकार 8 और 10 में अंतर कितने का है, 2 का है, तो आगे भी आपको 2 का अंतर कर देना है। तो बताओ 10 और 12 करूंगा तभी तो अंतर आएगा भाई 2। तो जो बड़ी वाला जो घन बनेगा उसकी भुजा की जो माप होगी वो 12 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो यहाँ पर जो कथन है ये एकदम क्या होगा दोस्तों, करेक्ट होगा, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं, ठीक है भाई। आए समझ में, ऐसे आपको सोचना है, आपको हल नहीं करना है वहां पर जबरन जबरदस्ती का, भाई मैंने बता दिया ट्रिक आपको। और डेटा हमेशा सेटअप के साथ आता है, कुछ भी नहीं पूछता एग्जामिनर आपसे, क्लियर है। नए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 864 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब नए घन का बोला गया है, मतलब नया जो पिघलाने पर जो बना है उसके बारे में बोल रहा है। तो मैंने कहा यदि पिघलाने पर बना है उसके बारे में बोला गया, तो मैं कहूंगा कि उसकी एक भुजा कितने का आ गया, एक भुजा 12 सेंटीमीटर का है भाई, 12 सेंटीमीटर का। और हमको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला 6a का स्क्वायर होता है। तो मैंने कहा कि भाई 6 गुणा ये 12 का वर्ग हो जाएगा, ऐसे करेंगे भाई।
तो आप कहोगे 6 गुणा 12 का वर्ग 144 होता है। गुणा करके देखते हैं, 6 चौक 24 की 4 हाथ का 1 2, 14 छक्के 84 और 2 86। तो एकदम करेक्ट है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं। तो मैंने कहा ये वाला जो कथन है ये भी मेरा क्या है, करेक्ट है दोस्तों। क्लियर है। फिर मैं बात करूं, नए घन का आयतन तीनों घनों के योग के बराबर होगा। भाई ये बोलना चाह रहा है कि भाई जो नए घन बना पिघलकर, क्या इन तीनों घनों को पिघलाने पर उतना ही या तीनों घनों का आयतन के बराबर होगा। तो मैंने कहा पिघलाकर या जो भी करके बनाया हो तो उससे वही उन्हीं मटेरियल से तो बना ना, सेम मटेरियल से आप बना रहे हो। भाई मैंने मान लो कोई चीज को बनाने के लिए कुछ मटेरियल मिला दिया है ना भाई, तो जो जो मटेरियल मिलाया हो उन्हीं से तो मिलकर बना है। तो मटेरियल का शुरू वाला और बाद में जो रिजल्ट बना उन दोनों का जो आयतन होगा वो तो सेम होना चाहिए। तो भाई ये कथन भी एम भी क्या होगा दोस्तों, एकदम करेक्ट होगा। नए घन का विकर्ण क्या 12√2 होता है। तो नए घन का विकर्ण 12√2 क्या पॉसिबल है। हमको पता है कि घन का जो विकर्ण होता है ये कितना होता है दोस्तों, a√3 होता है। यहाँ पर √2 दिया गया है, इसलिए कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कौन सा करेक्ट होगा, तो मैंने कहा के सही है, एल और एम तीनों सही है। के एल एम ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों, ये मेरा यहाँ पर क्या होगा, एकदम राइट आंसर होने वाला है। और आज का हमारा एक और सवाल, बेहतरीन सवाल, यदि परसेंट पर आपको पूछना चाहे तब के केस में बता रहा हूं मैं। एक घन की भुजा में 10% वृद्धि करने पर आयतन में कमी या वृद्धि जो होगा उसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। ये मान लो कि ये एकदम आईएमपी सवाल है दोस्तों, बहुत ही गजब का। यदि परसेंट बेस पर देना चाहे तो ये सवाल के आने की पॉसिबिलिटी भी सबसे ज्यादा रहेगी। क्लियर है। तो मैंने कहा ध्यान समझना, इस प्रकार की जब 3 बार बढ़ाने की बात हो तब, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ध्यान समझना। मैं सिंपल मान देता हूं कि पहले घन के बारे में बता रहा हूं कि भाई घन का आयतन पहले 100% था। कोई भी वस्तु हम अपने आप में 100% होता है। अब घन में आप देखे होंगे कि घन के आयतन का फार्मूला होता है a का क्यूब। मतलब मैं कहूंगा कि मुझे 3 बार तो करना ही है, बढ़ाना है। तो मैंने सबसे पहले 10% बढ़ाया तो 110 हो गया, फिर मैं 10% बढ़ाया तो फिर 110 हो गया, और फिर एक बार 10% बढ़ाया तो 110 हो गया। अब दोस्तों 3 बार बढ़ाया तो तीनों अंकों के बाद एक एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, यहाँ पर 1.2 और 3। अब 11 गुणा 11 करेंगे तो 1331 होता है, और लास्ट में जो रिजल्ट है वहां पर भी 1 दशमलव लगा देना है। अब हमेशा ध्यान देना कि कितना बढ़ा, पहले 100% था, अब हो गया 133.1, तो कितना बढ़ जाएगा, मैंने कहा 33.1%। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, के का होना चाहिए दोस्तों दूसरा, ये हमारा करेक्ट आंसर। के का क्या होगा, दूसरा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। यदि मैं आगे बात करूं, है ना, एक शंकु के त्रिज्या में 20% वृद्धि और ऊंचाई को 20-50% कम कर दिया जाए, तो आप देखना हमारे पास है शंकु। शंकु में हम चीज देखें कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पर आपके पास ये डेटा ये कांस्टेंट है, इनके होने नहीं होने से डेटा पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है। लेकिन हाँ, त्रिज्या 2 बार और हाइट 1 बार आया है, तो मैंने शंकु के आयतन को 100% मान लिया। ध्यान समझना, ऐसा कहीं आपको नहीं बताएंगे कोई, ठीक है, कोई नहीं बताने वाला ऐसा डेटा। ऐसा तरीका तो भूल ही जाओ। मैंने कहा कि भाई 20% बढ़ाया गया, वो भी त्रिज्या, तो त्रिज्या 2 बार है तो मैं 2 बार 20-20 बढ़ाऊंगा। एक बार 20 बढ़ा दिया, एक बार और 20 बढ़ा दिया तो 120। और ऊंचाई में कितना, 50% कमी, पहले 100 था, 50 कम करने पर 50 तो बच जाएगा। एक एक अंक के बाद दशमलव लगाओ और गुणा करो, तो 12 12 144, और 44 पंचे कितना होता है, 144 पंचे मैंने कहा 720, और लास्ट में एक अंक के बाद और दशमलव लगा तो कितना हो गया, 72%। अब आप देख पाओगे कि पहले 100 था, 72 हो गया, मतलब कमी हुआ, और कितने का, 28% की कमी आया। कितने परसेंट की, 28। तो मैं कहूंगा कि भाई एल का हो जाएगा आपके पास पहला। क्लियर है दोस्तों। फिर उसी प्रकार गोला के त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए। भाई पहले 100 था, आपने त्रिज्या को दुगुना कर दिए, है ना। दुगुना कहने का मतलब 200, और त्रिज्या 3 बार आता है गोला में, तो आपको 3 बार 200 लिख देना इस प्रकार से। एक बार और लिख दो 200। अब आप देख पाओगे यहाँ पर एक एक अंक के बाद दशमलव, तो 20-20 हो गया, और 20 गुणा 20 गुणा 20 करेंगे तो 8000। लास्ट में एक अंक के बाद फिर दशमलव लगा दो तो 800%। पहले 100 था, अब 800 हो गया, मतलब 700% क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैंने कहा ये इसका हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से ये सवाल का आपको इस प्रकार से डील करना है। यदि मान लो परसेंट पर सवाल पूछे जाए तो आपसे सवाल नहीं छूटनी चाहिए।
क्लियर है दोस्तों। और ये आपके आयतन के कुछ चुनिंदा सवालों में से एक है। इससे ज्यादा एग्जाम के टाइम में जब एग्जाम पास में रहेगा तो हम और कुछ बेहतरीन सवालों के साथ फिर एक बार आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। क्लियर है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।